एडमिशन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन गुडविल में अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप बताए थे। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए क्वेश्चन में आपको लास्ट 3 या 4 इयर्स के क्या होते हैं, प्रॉफिट्स गिवन होते हैं। उन 3 या 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को अपन पहले नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं, उसमें अगर कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के बाद उसमें चेक करते हैं कोई इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड तो नहीं है, और अगर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज निकालते हैं, और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज निकालते हैं। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद भी उसमें 5 एडजस्टमेंट्स अपन करते हैं विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर, कि कोई खर्चा जो बिजनेस में अभी हो रहा है लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं होगा, तो इससे फ्यूचर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसका एक्सपेंस को अपन ऐड करते हैं एवरेज प्रॉफिट में। खर्चा जो बिजनेस में अभी तो नहीं हो रहा लेकिन अब फ्यूचर में हुआ करेगा, तो खर्चा फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से। कोई इनकम बिजनेस में अभी तो हो रही है बट आगे इन फ्यूचर नहीं होगी, फ्यूचर इनकम फ्यूचर में नहीं होगी तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस में अभी तो हो रही है, अभी तो नहीं हो रही लेकिन अब आगे फ्यूचर में हुआ करेगी, तो उसको अपन एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। और जो भी अपन ओनर्स को रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, जो भी फेयर रेम्युनरेशन अपन ओनर को पे कर रहे हैं, वो अपन क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। अभी तक आप किसी किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में एक एडजस्टमेंट ये आ सकता है क्या, कि वो कहेंगे बोले पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हैं कितना, 15,000 पर मंथ, लेकिन जो फेयर सैलरी होनी चाहिए वो 10,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो आप जो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हो वो माइनस करते हो फेयर रेम्युनरेशन। तो सैलरी आप 15,000 रुपए दे रहे हो लेकिन जो फेयर सैलरी है वो 10,000 है, तो आप माइनस क्या करोगे, 10,000 जो पर मंथ आप दे रहे हो, यानी 10,000 जो 12 के हिसाब से 1,20,000 आप माइनस करोगे। तो जो एग्जैक्ट टर्म है ना, ये किसी किताब में दे नहीं रखा, लेकिन ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकता है। ये जो वर्ड है ना वो क्या है, फेयर रेम्युनरेशन, फेयर रेम्युनरेशन वर्ड है। तो एग्जाम में ये दो फिगर आ सकते हैं कि हम जो रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं सपोज करो 12,000 और 15,000 समथिंग, जबकि फेयर रेम्युनरेशन 10,000 या 9,000 बनता है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है, जो भी आपके फेयर रेम्युनरेशन आप जो ओनर को पे कर रहे हो वो आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे। ये सब निकालने के बाद जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं इससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या आती है, गुडविल आ जाती है। चलिए निकालिए क्वेश्चन। Yes, illustration number 3. या 3 जोड़ दीजिए एक बार। Illustration number 4. Take out illustration number 4. Illustration number 4, page number 3.7. क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। देखा, इट वॉज ऑब्जर्व डेट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 an asset of the original cost of 2 lakh whose book value was 1,50,000. Whose book value was 1,50,000
was sold for rupees 1,24,000. Point number 2, on 1st April 2017, two computer costing rupees 1 lakh was purchased were wrongly debited to traveling expense account. Depreciation on computers to be charged at 20% on WDV basis. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया. कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे क्या, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल, कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. क्वेश्चन में आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है. 31st March 2015, 31st March 2016, 31st March 2017, 31st March 2018, 31st March 2019. प्रॉफिट आपको दे रखा है कितने का, 40,000 का, 60,000, 1 लाख, फिर 20,000 रुपीज का आपको लॉस है, देन 1,50,000. ये आपको लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन है. अब दो एडजस्टमेंट है. कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, यानी इस ईयर की बात हो रही है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, एन असेट ओरिजिनल कॉस्ट वाज 2 लाख. एक असेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख है. उसकी जो बुक वैल्यू है आपकी कितनी, 1,50,000. बुक वैल्यू है कितनी, 1,50,000. और हमने उसको सेल कर दिया कितने में, हमने उसको सेल कर दिया 1,24,000 में. अब जैसे इसका प्रॉफिट या लॉस निकालने कि सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैसे निकालते हैं, इस बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके, ओरिजिनल कॉस्ट को नहीं देखते हैं. तो बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000, और उसको हमने सेल करा है कितने में, 1,24,000 में. बुक वैल्यू कितनी है, 1,50,000, और सेल करा है कितने में, 1,24,000 में. यानी यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है कितने का, 26,000 रुपीज का लॉस हो रहा है. एंड ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस. ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस. और अगर किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर देते हैं. समझ में आ गई बात. तो पहली चीज तो यहाँ पे ये समझनी थी, लॉस निकलेगा कैसे. लॉस हमेशा, मतलब इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल अकाउंट्स की बात मैं कर रहा हूं कि किसी भी फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कंपेयरिंग द बुक वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस. ओरिजिनल कॉस्ट को कंपेयर करके नहीं निकालते हैं, ठीक है ना. एंड व्हाट इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन लगा के, आफ्टर डेप्रिसिएशन लगा के ऑन द डेट ऑफ सेल आपकी जो बुक वैल्यू होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ऑन द डेट ऑफ सेल आपके एसेट की जो वैल्यू होती है वो बुक वैल्यू कहलाती है. तो बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके देन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं. तो 26,000 का ये एक एबनॉर्मल लॉस था. तो किसी भी साल के प्रॉफिट में अगर किसी भी तरीके का कोई एबनॉर्मल लॉस अगर हमने माइनस कर रखा है, तो उसको हम दोबारा एड बैक कर देंगे. अब इसमें एक और एडजस्टमेंट है. ऑन 1st April 2017 क्या हुआ, ऑन 1st April 2017 हमने कंप्यूटर परचेस करे 1 लाख के, 2 कंप्यूटर परचेस करे 1 लाख के. तो अपन ने 2 कंप्यूटर परचेस करे 1 लाख के. तो कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट होता है, तो एंट्री क्या पास करनी थी,
कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 1 लाख ईच नहीं है, वो 2 कंप्यूटर 1 लाख के हैं, वो 1 लाख ईच नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, लिखा है 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, वो 1 लाख ईच नहीं है, ठीक है ना। तो कितने के कंप्यूटर खरीदे, 1 लाख की एंट्री करनी थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। हमने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हमने डेबिट कर दिया किसको, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को, ट्रेवलिंग एंट्री कर दी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 1 लाख। तो ये था हमारा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और हमने इसको ट्रीट क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एडजस्टमेंट क्या हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन ने डिस्कस किया था जितने भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सबको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो आपने जब इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करा तो ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है इसको आपने कहां पे डेबिट किया होगा, ये कब खरीदा था कंप्यूटर, 1 अप्रैल 2017। तो ये अकाउंटिंग ईयर कब एंड हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 से ये अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ होगा कब, 31 मार्च 2018। यानी 31 मार्च 2018 को जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो वहां पे आपने इस ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करा होगा कितने से, 1 लाख से, ठीक है ना। तो अब इसको सही करना है, रेक्टिफाई करना है। तो 31 मार्च 2018 को जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना था उसमें आपने डेबिट कर रखा है 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने से, 1 लाख से। हटा दो उस खर्चे को, वहां से ही है ही नहीं ट्रेवलिंग एक्सपेंस का। तो जैसे खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी 2018 का आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कितने से, बाय रुपीज 1 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से तो हटाना है और कहां शो करना है, बैलेंस शीट में। अब जैसे इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये अपने फिक्स एसेट्स पे कंप्यूटर पे 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जैसे ही ये खर्चा पीएनएल से हटेगा तो कहां पहुंच जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये कंप्यूटर अपने 1 अप्रैल 2017 को परचेस करे थे 1 लाख के। तो 31 मार्च 2018 को जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहां से तो ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस 1 लाख हटाया और उसको कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, कंप्यूटर एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट पे लिखेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 17-18 का, कितना परसेंट, 20%। और पूरे साल भर का लगेगा, 1 अप्रैल को ही परचेस कर लिया था कंप्यूटर, तो 1 लाख का 20%, 20,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, तो अब इसको आप 2018 के पीएनएल में डेबिट करोगे डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा तो 18 का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा कितने से, 20,000 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी कब की, 1 अप्रैल 2018 की, कितनी, 80,000 की, ठीक है। अब अगले साल दोबारा इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल भी नहीं लगाया होगा क्योंकि एसेट माना ही नहीं। तो अब एसेट माना है तो अगले साल भी लगेगा। कहां पे, ये तो लॉस दे रखा है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, WDV मेथड से लगाना है। तो 80,000 है, 80,000 का 20% कितना होता है, 16,000। यानी जो अकाउंटिंग ईयर, ये डेप्रिसिएशन कब का है, अकाउंटिंग ईयर 18-19 का। तो यानी अगले साल का, अब ये 18-19 में आपने 16,000 का डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट नहीं करा, अब करेंगे। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा तो अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से, 16,000 रुपीज से, कितने से, 16,000 रुपीज से। बताओ ये एडजस्टमेंट समझ में आया? गलती करी थी उसको, ये सब करके अपन ने रेक्टिफाई कर दिया, सही कर दिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट सही निकलेंगे। तो कितना करेक्ट प्रॉफिट्स कितने आ गए, 40,000, 86,000, 1 लाख, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस का 40 और प्लस का 1 लाख। तो माइनस का 40 और प्लस का 1 लाख कितना हो गया, 60,000। फिर ये कितना हो जाएगा, 1,34,000। ये आपके करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, ये आपके करेक्ट भी हो गए और नॉर्मल भी हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। इसमें कोई ट्रेंड तो बन नहीं रहा,
कोई इंक्रीजिंग ना कोई डिक्रीजिंग, तो क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो इन प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे, आ रहा है 4,20,000। तो टोटल प्रॉफिट इज 4,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं, 5। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा 84,000। अब स्टेप 2 में क्या निकालना है, गुडविल। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में जो क्वेश्चन का था, क्या कह रहा है, गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा या जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपने निकाला है उसका 150%, उसका 150% क्या है, आपकी गुडविल है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपने कितना निकाल दिया, 84,000, और इसका 150% क्या है, गुडविल है। तो 84,000 का 150% अपन निकालेंगे तो ये आएगा 1,26,000, ये आपकी गुडविल आ गई। समझ में आ गई बात? इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालिए। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्रीड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, which were as follows। ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको लास्ट 4 years के। On 1st April 2016, a motorbike costing ₹50,000 was purchased and debited to travelling expense account, on which the depreciation has been charged at the rate 20% per annum. Calculate value of goodwill। क्या निकालनी है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन निकालेंगे कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं, तो 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। प्रॉफिट आपको गिवन है कितने के, 50,000 के। उसके बाद है 1,20,000, उसके बाद है 1,80,000, और आपको लॉस दे रखा है कितने का, 70,000 रुपीज का। क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2016, ऑन 1 अप्रैल 2016 एक मोटर बाइक परचेस करी 50,000 की, एंट्री पास करनी थी मोटर बाइक अकाउंट डेबिट। मोटर बाइक इज अ फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट्स को परचेस करने में हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो एंट्री पास करनी थी मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। क्या कह रहा है, वाज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, उसको अपन ने डेबिट कर दिया कहां पे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। तो एंट्री हो जाएगी ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 50,000। यानी ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको क्या ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कब हुआ था खर्चा, 1 अप्रैल 2016। तो अकाउंटिंग ईयर कब एंड हुआ होगा, 31 मार्च 2017 को। यानी 31 मार्च 2017 को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और जो ये हमारा क्या रेवेन्यू एक्सपेंस है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं कहां पे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, अपने मोटर बाइक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए, गलती कर दी, ये गलत है, सही ये होता। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट किया 50, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। यानी 31 मार्च 2017 को जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करा होगा। 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने लिखा होगा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना 50,000, ये करा है आपने, ये गलती है, ये गलत किया है, अब इसको सही करना है। तो सबसे पहले तो 31 मार्च 2017 को जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसमें ये जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस मैंने डेबिट करा है, सबसे पहले तो इस खर्चे को वहां से हटाऊंगा। तो जैसी एक्सपेंस ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस पीएनएल से हटेगा, खर्चा हटेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कब बढ़ेगा? ये 2017 में है, तो 2017 का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 50,000 से। अब ये खर्चा, ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाकर ये तो हमारा एसेट है, तो इसको कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट पे। और क्वेश्चन में कह रहा है ये अपनी जो मोटर बाइक है ये अपने एसेट्स पे 20% क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। कब खरीदी थी मोटर बाइक? 1 अप्रैल 2016 को। कितने में? 50,000 में। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 16-17 का कितना? 10 कितना परसेंट है? 20%। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये खर्चा अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे, खर्चा पीएनएल में डेबिट करेंगे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट हो जाएगा। तो यानी आपके जो प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50,000, 1,20,000, 1,80,000। अब ये माइनस का 70 और ये माइनस का 10 है, तो माइनस का 80 और प्लस का 50, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव। माइनस का 70 माइनस का 10 माइनस 80 प्लस 50, तो ये माइनस का क्या हो गया? 30,000। कोई ट्रेंड तो बन नहीं रहा, तो क्या करेंगे? सिंपल एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आपका? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसका टोटल करेंगे तो ये 50 में 1,20,000 और ये 1,80,000 तो ऐड होंगे और ये माइनस होगा, तो ये नेट आएगा आपका कितना? 3,20,000। तो टोटल प्रॉफिट इज 3,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने? 4। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 80,000। अब स्टेप 2 में अपन निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल आपकी कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका कितना? 80,000 और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? ऊपर दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में 2। तो यानी आपकी जो गुडविल है वो कितनी आ गई? 1,60,000 की आपकी गुडविल आ गई, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकालिए। सो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके जाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्या कह रहा है? इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3-year परचेज एट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years. The appropriate weights to be used each year ended on 31st March were 12, 1, 2, 3 and 4. The profit of those years ये दे रखे हैं। On scrutiny मतलब चेक करना। On scrutiny of the accounts following matters were revealed। ये सब पता लगी, अब गुडविल निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में ईयर्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं लास्ट 4 ईयर्स के। तो 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014 एंड 31 मार्च 2015। ठीक है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको कितने का है, 20,200। उसके बाद यहां पे दे रखा है 24,800। फिर यहां दे रखा है आपको कितना, 20,000। यहां दे रखा है आपको कितना, 30,000। अब क्या कह रहे हैं, स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स वर रिवील्ड। क्या कह रहा है, ऑन 1 दिसंबर 2013, on 1st December 2013, a major repair was made in respect of plant and machinery. Fixed asset को परचेज करने के बाद, आफ्टर परचेजिंग ऑफ फिक्स asset परचेज करने के बाद अगर उस पर कोई बहुत मेजर रिपेयर का खर्चा हम करते हैं, कोई बहुत हैवी अमाउंट का कोई खर्चा हम करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और फिर उस खर्चे को हम अपने एसेट अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उस फिक्स एसेट अकाउंट में वो खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये कह रहा है 1 दिसंबर 2018 को एक मेजर रिपेयर कराई है। क्या कराई है, मेजर रिपेयर कराई है। कितने की, 6,000 रुपीज की। किस पे, प्लांट पे। तो हमें एंट्री पास करनी थी क्या, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 6,000। क्या करा, विच वॉज चार्ज एज अ रेवेन्यू। तो मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था और कह रहा है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया मतलब इस प्लांट अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट को क्या करा होगा, डेबिट कर दिया होगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 6,000। अगर ये जो लिखा है ना रिपेयर के आगे देखो क्या लिखा है, मेजर रिपेयर। अगर ये वर्ड मेजर यूज नहीं होता तब तो ये जो किया था वो एकदम सही किया था, ठीक है ना। अगर नॉर्मल रिपेयर वर्ड लिखा हुआ है तो उसको एक नॉर्मल रिपेयर मानते हैं और वो रेवेन्यू एक्सपेंस ही होता है। लेकिन अगर फिक्स एसेट परचेस करने के बाद कोई मेजर खर्चा कर रहे हो और अपन को एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है इस मेजर या लार्ज वर्ड से, कि लार्ज रिपेयर करा दी या मेजर रिपेयर करा दी, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो वो फिर आपके एसेट अकाउंट में क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए था। लेकिन आपने उसको एक रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, मतलब एसेट अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। अब ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा होगा, ये अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, ये अकाउंटिंग ईयर होगा। ये जो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, ये 1 दिसंबर इसी के बीच आएगी, इसी अकाउंटिंग ईयर में आएगी। तो बात हो रही है कब की, अकाउंटिंग ईयर 13-14 की बात हो रही है। तो अकाउंटिंग ईयर 13-14 की 1 दिसंबर को अपन ने अपने प्लांट पे एक मेजर रिपेयर कराई, तो विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बड़ा खर्चा हो रहा है। तो एंट्री करनी थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। यानी इस प्लांट अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई। तो अब इस रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया है, यानी 31 मार्च 2014 को जब आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो वहां पे आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट किया होगा, कितने से, 6,000 से। नहीं करना था, अब इसको रेक्टिफाई करना है आपको। तो 31 मार्च 2014 को जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तो उसके अंदर लिखा होगा टू रिपेयर 6,000। तो सबसे पहले तो खर्चा वहां से हटाओ। तो जैसे रिपेयर का खर्चा 6,000 का पीएनएल से हटाएंगे, कब के, 31 मार्च 2014 के, तो मेरा 31 मार्च 2014 का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कब, 14 है। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 6,000 से।
अब खर्चा पीएनएल से तो हटेगा और बैलेंस शीट में शो होगा, और बैलेंस शीट में खर्चा शो होगा तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, क्यों, ये हमारा फिक्स एसेट है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये खर्चा कब हुआ था, 1 दिसंबर 2013 को, कितने का, 6000 का। पीएनएल में डेबिट कर रखा था, वहां से तो हटा दिया, तो खर्चा हटाए तो ये प्रॉफिट बढ़ गया, वहां से हटा के खर्चा बैलेंस शीट में दिखाना है, तो अब उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर अकाउंटिंग ईयर 13-14, कितना लगेगा, 6000 है, 6000 का कितना परसेंट, 10%, और कब से कब तक का, 1 दिसंबर को हुआ था, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने होते हैं, 4 मंथ्स, तो कितने मंथ्स का लगेगा, 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन अपन लगाएंगे तो ये आएगा आपका कितना, 200, समझ में आ गया। ये कब हुआ था खर्चा, 1 दिसंबर 2013, तो 1 दिसंबर 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 कितने मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, तो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 200, कब, अकाउंटिंग ईयर 13-14 में। तो अकाउंटिंग ईयर 13-14 के पीएनएल में 200 का खर्चा अपन डेबिट करेंगे, अभी नहीं किया था, अब करेंगे, तो खर्चा डेबिट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब क्या रहेगी वैल्यू, ये वैल्यू रह गई 5800, ये वैल्यू कब की आ गई, 1 अप्रैल 2014। तो अब तक तो असेट माना ही नहीं था, अब माना है, तो माने तो अब अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन लगेगा कब कब, अकाउंटिंग ईयर 14-15 में, ठीक है ना, इसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा आपका, 5800 है, अब पूरे साल भर का लगेगा 5800 का 10% कितना हो गया, 580, तो यहां पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना, 580, ठीक है ना। यहाँ पे 14-15 में डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये 14-15 ये पीएनएल में डेबिट होगा, खर्चा पीएनएल में डेबिट होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है, ये एडजस्टमेंट हुआ पॉइंट नंबर 1 का। अब पॉइंट नंबर 2 कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, कि हमारा जो 31 मार्च 2013 है, 31 मार्च 2013 है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या करा, ओवर वैल्यूड कर दिया, कितने से, उसको ओवर वैल्यू कर दिया, कितने से, 2400 से। तो ये भी अपन ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लेते हैं तो उससे हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट, तो यहां पे हमारा करंट ईयर क्या होगा, 12-13, तो इससे हमारे 12-13 का जो प्रॉफिट है, 12-13 का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गया होगा, कितने से, 2400 से। और जो हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर कौन सा, 13-14 का जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो गया होगा, कितने से, 2400 से। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाता है तो इससे हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाता है और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो ये गलती हो रखी है अभी, अब इसको भी सही करना है। तो 12-13 का प्रॉफिट बाय मिस्टेक 2400 से ओवर वैल्यूड हो गया है, क्योंकि इस साल हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 2400 से ओवर वैल्यूड कर दिया था, तो इस साल का प्रॉफिट 2400 से बाय मिस्टेक बढ़ गया। अब गलती सुधारनी है, गलती से प्रॉफिट बढ़ गया है तो अब उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, कब, 12-13 में, तो ये प्रॉफिट यहां से कम हो जाएगा। और इस गलती होने के कारण नेक्स्ट ईयर 13-14 का भी प्रॉफिट क्या हुआ, 2400 से कम हो गया, तो प्रॉफिट बाय मिस्टेक कम हो चुका है। तो गलती को सुधारने के लिए प्रॉफिट दोबारा क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ गया? तो क्या है लॉजिक कि अगर
क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका ओवर वैल्यूड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने से आपके करंट ईयर का प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाता है और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाता है। तो जो प्रॉफिट बढ़ गया गलती से उसको तो माइनस कर दिया और जो प्रॉफिट बाय मिस्टेक कम हो गया था उसको मैंने ऐड कर दिया। अब कह रहा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस ऑफ 4,800 शुड बी मेड। कह रहे तो इसको अपन हर साल के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करने को कह रहा है हर साल के प्रॉफिट में से। ठीक है, अब यहां पे अपन प्रॉफिट निकालेंगे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये प्रॉफिट्स अपन यहां निकालेंगे तो ये आ रहे हैं आपके कितने 15,400, ये प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना 17,600, ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 23,400 और ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 24,620। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 15 का था, फिर 17 हुआ, फिर 23 हो गया और फिर 24, इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो जब आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट और प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के बाद जो करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स आते हैं उनमें अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो सिंपल एवरेज की जगह अपन क्या निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कैसे, समेशन P इंटू W डिवाइडेड बाय समेशन W, W होते हैं वेट। तो वेट्स क्या है 1 2 3 4, यहां तो क्वेश्चन में दे रखे हैं और नहीं भी दे रखे होते तो यही लेने थे, 1 2 3 4 ही लेने के हैं। ठीक है ना, क्या है समेशन P इंटू W, तो ये प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,400, 17,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35,200, 23,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70,200 और 24,620 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98,480। ये टोटल करेंगे आ रहा है 2,19,280, ये आएगा 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो ये आ जाएगा 2,19,280 डिवाइडेड बाय समेशन W कितना है 10, तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 21,928। अब स्टेप 2 में अपन निकालेंगे क्या, गुडविल। तो गुडविल आपकी कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 21,928 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कितना है 3, तो यहां पे आपकी गुडविल आ जाएगी 65,784। क्लियर है, नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 9। Illustration number 9. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 2-year purchase of the weighted average profit of last 5 years. Weight assigned to each would be 1 2 3 4 5. ये profits आपको दे रखे हैं। On scrutiny of the accounts, revealed the following: an abnormal loss of 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015. An abnormal gain of 30,000 was earned during the year ended 31st March 2016. Repair to car amounting to 40,000 were wrongly debited to vehicle account on 1st January 2018. Depreciation was charged on vehicle 10% per annum on straight line method.
on straight line method. Closing stock as on 31st March 2018 was undervalued by 50,000. तो सबसे पहले स्टेप 1 में गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ईयर्स आपको दे रखे हैं 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 and 31 March 2019। प्रॉफिट आपको गिवन है 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 lakh और 3,50,000। कह रहे ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग इज रिवील्ड। क्या कह रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 वर इंकर्ड ऑन 31 मार्च 2015। तो क्या बताया था? किसी भी साल का प्रॉफिट अगर किसी एबनॉर्मल लॉस के कारण अगर रिड्यूस हो रखा है तो उस एबनॉर्मल लॉस को उस कंसर्न ईयर के प्रॉफिट में दोबारा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना है? 50,000। एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ 30,000 वाज अर्न ड्यूरिंग द ईयर। और किसी भी साल का प्रॉफिट किसी एबनॉर्मल गेन के कारण अगर इंक्रीज हो रखा है तो उस एबनॉर्मल गेन को उस कंस्टेंट ईयर के प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 2016 में एक एबनॉर्मल गेन था कितने का? 30,000 का। उसको अपन ने डिडक्ट कर दिया उस कंस्टेंट ईयर के प्रॉफिट में से। अब कह रहा है रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू ₹40,000। ये अमाउंट ज्यादा है तो अपन मानते एक मेजर रिपेयर कराइए अपन ने कार पे कितने की? 40,000 की। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू 40,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल। अपन को अमाउंट से डिसाइड नहीं करना। मैंने अभी क्या बताया था? अगर रिपेयर के आगे वर्ड लगेगा मेजर रिपेयर तभी अपन उसको क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। यहां पे सिंपल लिखा है रिपेयर कराइए कार की, मेजर रिपेयर नहीं लिखा है। कब हुआ था ये काम? 1 जनवरी 2018। तो अपन ने कार पे रिपेयर कराई है तो एंट्री क्या करनी थी अपन को? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 40,000। अगर इस रिपेयर वर्ड की जगह जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा वहां रिपेयर के आगे लिखा था, देख लो उसमें लास्ट क्वेश्चन में रिपेयर के आगे मेजर रिपेयर लिखा हुआ था, यहां पे नहीं लिखा है। यहां पे सिंपल रिपेयर वर्ड लिखा है। ठीक है ना? क्या था? कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे आज? ऑफलाइन 14, 13 या 14। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था अपन ने, स्मॉल रिपेयर कराई है। ठीक है ना? इसके आगे वर्ड मेजर वर्ड यूज नहीं हो रहा तो अपन को एंट्री करनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। क्या करा यहाँ पे अपन ने? रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। अपन ने रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय व्हीकल अकाउंट को क्या करा? डेबिट कर दिया। अपन ने एंट्री कर दी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। ठीक है? पढ़ो दोबारा। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 was wrongly debited to vehicle account। तो रिपेयर कराई थी तो वर्ड मेजर रिपेयर नहीं है, तो वर्ड मेजर रिपेयर नहीं है तो एंट्री करनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस,
और क्या करा, व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब अपन ने अब इसको क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंस मान लिया, ठीक है ना। हाँ, रिपेयर, केवल सिंपल रिपेयर वर्ड होगा तो इट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर उसके आगे वर्ड मेजर रिपेयर लिखा है देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन वो असेट अकाउंट में डेबिट होगी। लेकिन अगर सिंपल रिपेयर वर्ड है तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, तो ये रिपेयर अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन हमने क्या करा, व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब यहां पे हमारा ये अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। इस अकाउंटिंग ईयर की 1 जनवरी 2018 को ये हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल रिपेयर कराई कार में, एंट्री करनी थी रिपेयर टू बैंक, और हमने उसको व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी इस रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। अब इस गलती को सुधारना है। अब पहले तो देखो इस गलती से हुआ क्या होगा, आपने क्या हुआ होगा, इस व्हीकल अकाउंट को बैलेंस शीट में लिख दिया होगा, बैलेंस शीट में लिखा होगा व्हीकल कितने से, 40,000 से। फिर आपने इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, अकाउंटिंग ईयर 17-18 का क्या लगाया होगा, डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कितना, 40,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 10%। और जनवरी फरवरी मार्च कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का। तो 3 मंथ्स का इस पे डेप्रिसिएशन लगा होगा कितने का, 1000। तो ये वैल्यू आ गई कब की, 1 अप्रैल 2018 की। फिर आपने अगले साल वापस डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 18-19 में वापस डेप्रिसिएशन लगाया होगा, कितना। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पे लगता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 40,000 थी, तो 40,000 का लगाया होगा कितना, 10%, कितना, 4,000, ठीक है ना। ये वैल्यू रहेगी कितनी, 39। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा कितना, 4,000। तो ये डेप्रिसिएशन लगाया, नहीं लगाना था, ये डेप्रिसिएशन लगाया, नहीं लगाना था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इस गलती होने से क्या इफेक्ट पड़ा होगा। ये डेप्रिसिएशन आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, और यहाँ पे 4,000 का डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में डेबिट कर दिया होगा, ठीक है ना। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करा व्हीकल से, तो इससे क्या हुआ, आपके 31 मार्च 2018 को जो पीएनएल बनाया वहां पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया 1,000 से, और 31 मार्च 2019 को जो पीएनएल बनाया वहां पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया कितने से, 4,000 से। अभी सारी गलती अपन रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2018 को जो हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें ये रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया अभी अपन ने। ये रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, कब के पीएनएल में, 31 मार्च 2018 को जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करा उसमें ये 40,000 की रिपेयर डेबिट नहीं हुई, होनी चाहिए थी, नहीं करी, अब कर देते हैं। तो जैसे खर्चा डेबिट करूंगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये 2018 का प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से, 40,000 से। अब खर्चा रिपेयर वहां पे पीएनएल में डेबिट हुआ तो बैलेंस शीट से हटेगा, तो बैलेंस शीट से हटेगा तो मतलब ये डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होना था। तो अब 2018 के पीएनएल में 1,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है, तो वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो वहां से उसको हटाएंगे। तो जैसे वो डेप्रिसिएशन का खर्चा हटेगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जब 18 में एसेट नहीं रहा तो वो नेक्स्ट ईयर 18-19 में भी नहीं रहेगा। तो अब 18-19 में अपने 4,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है तो वो भी हटाना पड़ेगा क्योंकि एसेट है ही नहीं, तो हटाएंगे तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा, 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात। और क्या कह रहा है, एक और गलती हुई है, 31 मार्च 2018 का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था
31 मार्च 2018 का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वॉज अंडर वैल्यूड, इसको 50,000 क्या कर रखा है, 50,000 अंडर वैल्यू कर रखा है। अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब करंट ईयर का स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़ता है और नेक्स्ट ईयर का कम हो जाता है, अंडर है तो उसका उल्टा होगा। 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 अंडर वैल्यूड है, तो इससे आपका जो करंट ईयर 18-19 है इसका प्रॉफिट तो 50,000 क्या हो गया होगा, अंडर वैल्यूड हो गया होगा, और जो नेक्स्ट ईयर 19-20 है उस साल का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, 50,000 से बढ़ गया होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होता है और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा है तो इससे आपके करंट ईयर का प्रॉफिट तो कम होगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके 18-19 का जो प्रॉफिट है वो 50,000 अंडर वैल्यू हो रखा है, कम हो रखा है गलती से, बाय मिस्टेक। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो अपन क्या करेंगे, 18-19 है, इस साल के प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 50,000 से। नेक्स्ट ईयर से अभी अपन को मतलब है नहीं, ठीक है ना, अपन को तो 90 इतने का ही देखना है। अच्छा ये 18 है, सॉरी, हाँ एक सेकंड गलत लिख दिया। तो जो अकाउंटिंग ईयर 17-18 है, इस 17-18 का जो प्रॉफिट है वो 50,000 से अंडर वैल्यू हुआ होगा, और जो अकाउंटिंग ईयर 18-19 है उसका प्रॉफिट बाय मिस्टेक 50,000 से क्या हो गया होगा, ओवर वैल्यू हो गया होगा। क्या हो गया होगा, ओवर वैल्यू हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ये 50,000 से क्या हुआ, अंडर वैल्यू हो गया, कब का, 17-18 का, बाय मिस्टेक अंडर वैल्यूड हो रखा है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बाय मिस्टेक बढ़ गया है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर 50,000 से अंडर वैल्यू है तो इससे करंट ईयर का प्रॉफिट तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हो गई सारी गलतियां रेक्टिफाई। अब अपन प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर रेक्टिफिकेशन कितना, 86,000। ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,40,000। ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,90,000। ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 2,11,000, और ये प्रॉफिट आ रहा है आपका 3,04,000, ठीक है। अब यहां पे देखो ये प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये प्रॉफिट में क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट में जब इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो सिंपल की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करते हैं, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन P इंटू डब्ल्यू, समेशन P इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन W। W मतलब क्या होते हैं, वेट्स क्या लेने हैं, 1 2 3 4 5, यहां तो क्वेश्चन में दे रखे हैं, गिवन है, नहीं होंगे तो भी यही लेने हैं, ठीक है। क्या है, समेशन P इंटू डब्ल्यू, तो इन प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेट से, तो आएगा 86,000। 1,40,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2,80,000। 1,90,000 इंटू 3 ये हो जाएगा 5,70,000। 2,11,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8,44,000, और 3,04,000 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 15,20,000। तो इसका टोटल करेंगे प्रॉफिट का, ये आ रहा है 33 लाख। तो समीशन P इंटू डब्ल्यू ये हो गया आपका कितना, 33 लाख, डिवाइडेड बाय समीशन W ये आ रहा है 15। तो यहां से आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 2,20,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब स्टेप 2 क्या निकालेंगे, गुडविल।
गुडविल कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपका 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2। ये आगे गुडविल कितनी? 4,40,000। कितना हो गया? 4,40,000। समझ में आई बात?